हम्म, नमस्कार साथियों। एथिक एजुटेक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे। मैनेजमेंट में जो पहला टॉपिक है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, उसमें हमने आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे, उसकी विशेषताएं बता दी थी, मार्केटिंग का उद्देश्य बता दिया था। मार्केटिंग और सेलिंग में हमने अंतर बता दिया था। और मार्केटिंग के लिए जो आवश्यक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो एक प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, वो हम आपको बता चुके थे। साथ ही इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स में एक लॉजिस्टिक सिस्टम की बहुत बेहद आवश्यकता होती है, तो लॉजिस्टिक सिस्टम्स भी हमने बता दिए थे। मार्केटिंग की जो आज की रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों में हमने आपको ई कॉमर्स, ई बिजनेस, आपके B2B कॉन्सेप्ट्स या इंट्रा बिजनेस कॉन्सेप्ट सब के बारे में हमने बताया था। और मार्केटिंग से जुड़ी हुई स्थिति में आज हम बात करने जा रहे हैं कॉरपोरेट एथिक्स की और बिजनेस एथिक्स की। साथियों, ये पहला जो हमारा टॉपिक है, उसी की यूनिट्स थी जो कॉरपोरेट एथिक्स और बिजनेस एथिक्स कहलाती है। आप सब लोग जानते हैं, कोई तो कहता है कि सब व्यापार में नैतिकता किस बात की, व्यवसाय में नैतिकता किस बात की। जब लोग शासन प्रशासन में नैतिकता नहीं रखते, तो व्यवसाय में नैतिकता तो होती ही नहीं है। यदि कोई व्यवसाय में नैतिकता की बात करता है तो वो तो अतिशयोक्ति होगी और एक आदर्शवाद की स्थितियां होंगी, कोई उसका पालन नहीं करेगा। लेकिन आज के युग में, जब हम ई कॉमर्स का युग है, जब यूं कहें कि हम हमारे पास में कोई भी ऐसी स्थितियां नहीं है, यदि विश्वास बनाना है, यदि मूल्य रखने हैं, यदि कुछ मानक रखने हैं आपको, तो आप अपना बिजनेस सही ढंग से कर पाएंगे। और यदि आपके पास में ना तो विश्वास है, ना मूल्य है, ना मानक है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते आज के जमाने में। वो बात गई कि व्यापार में नैतिकता नहीं होती, पुराने जमाने की बात हो गई। आज कोई भी व्यक्ति बिना एथिक्स के बिजनेस कर ही नहीं सकता। गांधी जी ने भी 7 पापों में एक पाप ये बताया था कि बिजनेस विदाउट एथिक्स, नैतिकता विहीन व्यापार भी पाप माना गया है। गांधी ने भी ये बात कही थी। और आज आप देखते होंगे कि जब भी ई कॉमर्स के साइट्स पे हम कोई भी कामकाज करते हैं, ई कॉमर्स के साइट्स पे हम जाते हैं, तो उस पे कोड ऑफ एथिक्स होता है हर कंपनी का। टर्म एंड कंडीशंस के साथ में एथिक्स लिखा होता है कि हमारी ये एथिक्स है, हमारी ये पॉलिसी है, हम इस प्रकार से कामकाज करेंगे। तो ये सारी बातें उसमें लिखी होती है, तो जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो हम जानते हैं सबसे पहले ये एथिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एथिक्स की आवश्यकता में हम सबसे पहले इसी बात को जानेंगे कि जो नैतिकता है, ये कोई आधुनिक विचारधारा नहीं है। ये बेसिकली सदियों से जो व्यक्ति है वो मानवीय व्यवहार करता आ रहा है, और मानवीय व्यवहार में किसकी जरूरत होती है, मानवीय व्यवहार का मूल्यांकन करते आए हैं। और नैतिकता अंग्रेजी के एथिक्स शब्द से बना है, और ये इथोस से पैदा हुआ है। उसका शाब्दिक अर्थ हमने पहले ही बताया था, एथिका या इथोस, जीने का तरीका, रीति रिवाज, परंपराएं आपकी किस प्रकार की है, वो एथिक्स कहलाती है। आपके नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों, आचरणों और निर्णयों का तार्किक मूल्यांकन किया जाता है। ये हम एथिक्स में जब हमने आपको पढ़ाया था, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में हम बता चुके थे। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बताया कि मानवीय व्यवहार का मूल्यांकन क्या है, एथिक्स है, नीति शास्त्र है, नीति मीमांसा है। बोलिए। और मानवीय व्यवहार कौन से, जो मनुष्य अपनी मर्जी से जो भी कर्म करता है, उसका मूल्यांकन एथिक्स में आता है। अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किए गए कर्मों का मूल्यांकन आता है इसमें, मतलब ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन। अब यूं कहें कि मानवीय व्यवहार या मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन, ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन नीति शास्त्र में आता है। आप लोग सब जानते होंगे, ऐसा ही कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी कहा गया है कि नीति शास्त्र किसी विशेष परंपरा, रीति रिवाज या व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों से जुड़ा है। ये बात आप समझ गए। दूसरा, हम वेबस्टर डिक्शनरी में भी ये बात कहा गया है कि नीति शास्त्र मानवीय आचरण के मानकों और नैतिक निर्णयों का विषय है। मानवीय आचरण और उसके मानकों, मानवीय आचरण के मानकों और नैतिक निर्णयों का हमने ह्यूमन कंडक्ट्स में पढ़ा, उनके स्टैंडर्ड्स को जाना।
तो उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, और साथ ही इनके नैतिक निर्णय, डिसीजन, मतलब एथिकल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में विषय है। या किसी व्यक्ति, समूह, धर्म या पेशे के लिए सदाचरण की संहिता है। मतलब पेशे की बात आ रही है, हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट में हम किसी बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, और बिजनेस में जब हम जाते हैं तो ये चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं बनती है। एल्डर ने ये भी कहा है कि ये एक नीतियों का एक समुच्चय, एक सेट है नीतियों का। और ये सेट क्या करता है कि कौन सा व्यवहार जीवों के लिए सार्थक है या निरर्थक, ये बताता है कि हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, ये बात बताता है। मोंडी भी ये कहते हैं कि नीति शास्त्र में अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में किसका उल्लेख किया जाता है? मानवीय आचरण का। कोई कहे कि हमें ह्यूमन कंडक्ट का, ह्यूमन बिहेवियर का इवेल्युएशन करना है तो एथिक्स में जाना पड़ेगा। तो ये एथिक्स की परिभाषा है, और एथिक्स के बारे में हमने जाना है। तो नैतिक शास्त्र, जो नीति शास्त्र है हमारा, नीति शास्त्र की विशेषताओं की बात करें, नीति शास्त्र का संबंध किससे है? नैतिकता का, मानव से है। और मानव कौन कौन से कामकाज करता है? मानव करता है, अच्छे बुरे में भेद कर सकता है मानव ही, क्योंकि ये कोई पशुओं की नैतिकता नहीं है, और पशुओं में नैतिकता होती ही नहीं है, केवल मनुष्यों में नैतिकता होती है। और मनुष्य में ही क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य में विवेक पाया जाता है, रैशनल पाया जाता है। तो मनुष्य जब रैशनल पाया जाता है तो इसलिए मनुष्य के आचरणों का ही मूल्यांकन हम करेंगे। अच्छे बुरा, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, ये सारे कर्म हम मनुष्य के ही करते हैं। अब किए गए आचरण, है ना, अब इस ये बात है, स्वैच्छिक आचरण और व्यवहार से जुड़ा है ये, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है अज्ञानवश, एक तो इसमें आ गया अज्ञानवश या परिस्थितियों के दबाव में किए गए आचरण अपवाद माने जाते हैं। एथिक्स में ध्यान रखिएगा वही चीजें आएगी जो आप सब जानते हो, मतलब ज्ञान होना चाहिए एथिक्स के लिए। जो भी आप कामकाज कर रहे हो, अपनी इच्छा से काम कर रहे हो या व्यवहार कर रहे हो, ये सारे के सारे एथिक्स में आते हैं। यदि अज्ञानवश कोई बात हो जाती है तो वो नैतिकता का अपवाद है, अज्ञानवश हो जाता है, या परिस्थितियां आपकी ऐसी हो जाए, उसके दबाव में आप कामकाज करते हो, तो ये भी क्या है? आपका नैतिकता का अपवाद है, उसमें एथिक्स नहीं चलेगी। लेकिन आप जानबूझकर गलत कर रहे हो, गलत होते हुए भी, तो वो एथिकल नहीं है। इन चीजों को हमें देखना है। इसमें सार्वभौमिक यूनिवर्सल वैल्यूज पाई जाती है। आप जब देखेंगे एथिक्स में यूनिवर्सल वैल्यूज क्या होती है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, पवित्रता, नम्रता, सहानुभूति, दया, करुणा, ये मानवीय मूल्य हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पाए जाते हैं इसमें। और नैतिकता का सिद्धांत क्या होता है? समय स्थान की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते, ये सभी जगहों पर वैध होते हैं। देखिए परिस्थिति नहीं है इसमें, हम कहते हैं तीन चार चीजों की बात करते हैं, एक शब्द यूज करते होंगे आप जब लिखते होंगे, तो समय, काल और परिस्थिति के अनुसार, है ना। तो इसमें परिस्थितियां नहीं है। परिस्थितियां तो हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां दबाव वाली हो, और दबाव वाली हो तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए समय और स्थान जहां जहां भी होंगे वहाँ यूनिवर्सल होंगे। जो वैल्यूज या जो सिद्धांत जिसने भी गढ़े हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए तभी तो नीति शास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। ये कोई ये नहीं है कि नीति शास्त्र मैं तैयार कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ जैसा एथिक्स है। ये एथिक्स ऐसी होनी चाहिए जो सभी जगह एक जैसी स्थिति में रहे। हमने अपनी मर्जी का आचरण, मतलब ऑप्शनल कंडक्ट, या अपनी मर्जी का कंडक्ट जिसे कहेंगे, इच्छा से, अपनी इच्छा से किया गया व्यवहार। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से किया गया, ओन विल होता है ये, जो समझिए अपनी इच्छा होती है इसमें। और अपनी इच्छा में आप गलत क्या कर रहे हो, सही क्या कर रहे हो, ये चीजों का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखिए, अब सोर्स ऑफ एथिक्स क्या है? ये सोर्स ऑफ एथिक्स अलग अलग चीजों में अलग अलग बनती है, सोर्स ऑफ एथिक्स। अब सोर्स ऑफ एथिक्स में हम बात करें कि अमेरिका के नीति विशेषज्ञ हैं जॉर्ज स्टीवर और जॉन स्टीवर। उन्होंने मूल स्रोत बताए कि एथिक्स कहाँ कहाँ से आती है, एथिक्स कैसे पनपती है। तो सबसे पहला एथिक्स पनपाने का कामकाज है धर्म। देखिएगा, मैंने कई प्रश्न भी दिए थे जब मैंने आपको एथिक्स पढ़ाई थी। उस एथिक्स में ये बताया था कि कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति सनातन धर्म से के सिद्धांतों को, नियमों को मानता है और उन्हीं से जुड़ी हुई एथिक्स का पालन करता है। लेकिन
वह अल्पसंख्यकों का हित भी करना चाहता है। लेकिन पाश्चात्य विचारधारा ये भी कहती है कि उपयोगितावाद का विचारक अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण भी कर देते हैं, तो अ, एक जो प्रशासन का उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। तो इस द्वंद्व में फंसा हुआ है कि वह सनातन धर्मों का पालन करे या अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याण की बात करे या फिर अल्पसंख्यकों के हित की बात करें। तीन चीजें इसमें द्वंद्व में आती है। एक ये बात करता है वो, ये कहता है, एक ये कहता है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी या अल्पसंख्यक कम्युनिटी का कोई ऑफिसर है, वो अफसर बन जाता है जब ये देखता है कि जो एथिकल वैल्यूज हैं हमारे देश में, सारी की सारी वैल्यूज हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, और उपयोगितावादी विचारकों के आधार पर हमारा लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। और लोकतंत्र में यदि आप बहुसंख्यक लोगों का हित कर देते हैं तो उसमें सबका हित मान लिया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक जिस समुदाय से वह है उस समुदायों के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए कामकाज करोगे। ये चीज़ों को आधार बनाना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वे देना है, तो ऐसे सवाल है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कॉरपोरेट एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे बड़ी बात यह कि धर्म जो है, सभी धर्मों के व्यक्तियों की नैतिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो। सभी धर्मों में मानवीय मूल्यों की बात कही गई है, एथिकल वैल्यूज की बात कही गई है। तो अब आप समझ लीजिए कि कहीं समस्या किसी प्रकार की नहीं है, बातें तो मूल्यों में अच्छी अच्छी हुई है। दूसरा है आपकी आनुवंशिक परंपरा, जेनेटिकल ट्रेडिशंस आपका क्या है। तो एक शोध से यह सिद्ध हुआ है कि किसी व्यक्ति में नैतिक आचरण और अच्छाई के गुण उसकी आनुवंशिक धरोहर होती है। जैसे आपकी पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यवस्थाएं चली आ रही है, तो आप में एथिकल गुण उसी प्रकार से डेवलप हो जाते हैं। तो ये एथिकल परंपराओं को, वो मतलब जेनेटिकल ट्रेडिशंस भी एथिक्स डेवलप करने में मदद करती है। दूसरा आपकी दार्शनिक प्रणालियाँ, जो हमारे फिलोसॉफिकल व्यूज जो जिन जिन विचारकों ने दिए हैं, वो भी मनुष्य को आचरण और कर्तव्य करने का पालन करते हैं। जैसे आप सोफिस्ट विधि में तो खुद ने देख लिया कि व्यक्ति खुद ही निर्धारक है। दूसरा सुकरात विधि में, सोक्रेट्स विधि में क्या हुआ कि सार्वभौमिक सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। आपके जो कार्टेशियन पद्धति या कांटियन पद्धति में कर्तव्य पे बल दिया गया, और कार्टेशियन पद्धति में संदेह पर बल दिया गया। कहा कि जब तक संदेह करते रहो तब तक वो चीज़ें न हो जाए। तो ये बातों को आप समझिए। तो इस तरीके से ये विचारधाराएं भी हमारी मायने रखती है। अब हम बात करें कि कानून भी, देखिए कानून भी एथिक्स का निर्धारण करते हैं। कई दफा तो हम डर की वजह से गलत काम नहीं कर पाते, जब गलत काम नहीं करते तो वो भी एथिक्स बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि कानून है, वहाँ के मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जीवन के नैतिक पक्षों की शिक्षा कानून से ही प्राप्त होती है। देखिए यही तो चीजें होती है आपके। दूसरा आपका कल्चरल एक्सपीरियंस क्या कहता है। कल्चरल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितने भी सांस्कृतिक नियम है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, मानक है, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी आचरण और व्यवहार को नियमित करते हैं। तो ये आपका कल्चरल एक्सपीरियंस भी आपकी एथिक्स को प्रभावित करते हैं कि आपका कल्चर कैसा है। आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग होता है। देखो समाज का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बोलिए, कहते हैं समाज क्या सोचेगा, ये समाज क्या सोचेगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट ही है आपका। कोड ऑफ कंडक्ट, समाज क्या सोचेगा, बोलिए, कोड ऑफ कंडक्ट ही तो है ये। धर्म, धर्म का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आप ऐसे तो नहीं है बिना नहाए धोए आप मंदिर में प्रवेश कर गए, कोई नहीं जाता। बोलिए, समाज के विपरीत कोई भी आप ऐसा आचरण नहीं करते। तीसरी हम बात करें, राजनीति का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अभी एमसीसी आपने देख लिया होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो उनको पालन करना पड़ा। आदर्श आचार संहिता पढ़ा होगा आपने, तो ये भी तो कोड ऑफ कंडक्ट है आपका। प्रशासन का कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स होता है। इकोनॉमी और व्यवसाय का ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी और व्यवसाय का भी आजकल एथिक्स होती है, कोड ऑफ एथिक्स होती है हर संस्थान की, हर यूनिट्स के, हर कॉरपोरेट घराने की। जितना बड़ा
संस्थान होगा उस संस्थान के कोड ऑफ कंडक्ट कार्मिकों के लिए लागू होंगे, और सभी जो भी उसके कस्टमर हैं उनको कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना होगा। ये सारी बातें आज की आवश्यकता हो गई है। तो ये सोर्स भी है, और कंपनी की आचार संहिता, हर कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स हुए जो संक्षिप्त, अधिक सामान्यीकृत मतलब जनरलाइजेशन और उचित व्यवहार के बारे में बताती है। बोलिए, आपने पढ़े होंगे, पढ़ते हैं कि मैं तो पढ़ लेता हूँ कभी कभार, जैसे ई कॉमर्स साइट्स पे गए तो कहा कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स है, इनके चलो ये कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लेते हैं, बाद में खरीद लेंगे जो भी सामान वामान है। देखने में क्या जा रहा, पता नहीं गंदी आदतें पड़ी हुई है। तो वो आदतें आप देखेंगे तो पता लगेगा। जैसे अभी हमने लोन लिया, तो लोन लिया तो बहुत सारे वो थे, बहुत सारे कागज थे। तो वाइफ साइन करते जा रही थी, तो मुझे कहाँ करा रहे हो कि ये यूं समझ लीजिए कि पढ़ लोगे तो तुम साइन नहीं करोगे, है ना। लेकिन मैंने पढ़ लिए हैं, वो इतने साइन करती, इतने पूरा पेज पढ़ लेता मैं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर मैंने बैंक मैनेजर को बताया कि आपने मुझ पे इस पे साइन करवा लिया है, कि हाँ सर। लेकिन लोग तो जब लोन लेने आते हैं तो ध्यान ही नहीं देते सर, साइन कर देते हैं। हाँ, इनके जब साइन कर रही थी वो, इतने मैंने पढ़ लिया पूरा पेज, कि बड़ी जबरदस्त है, कि मैं तो ऊपर से नीचे तक छापता हूँ बस, मैं तो रोबोट हूँ। स्कैन कर लिया, हो गया काम, और बता दिया इसमें क्या क्या है। तो ये आपकी कंपनी की ऑपरेशनल पॉलिसीज हैं आपकी, ऑपरेशनल। हाँ, तो वो तो सब पे होती है ना, स्कैन तो सबका होता है। हाँ, बता रहा हूँ, चेहरे का, व्यवहार का, व्यक्ति का, गतिविधि का, सभी का होता है ना। कह दीजिए, हो गया। तो ये ऑपरेशनल पॉलिसीज हैं आपकी। तो ये ऑपरेशनल पॉलिसीज क्या है, इसमें ग्राहकों के शिकायतों का निवारण, नियुक्तियां करने, उपहार देने आदि से जुड़ी नीतियां शामिल होती है, जो अनैतिक व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, कंपनी की एक पॉलिसी होती है। आप जो ये गिफ्ट भी, गिफ्ट परंपरा काफी चलती है इसमें, कॉरपोरेट में, सरकारी कार्यों में, कार्यालयों में गिफ्ट दे आते हैं, है ना। और जिनका कामकाज कराना हो वहाँ गिफ्ट दे आते हैं। तो हाँ, ये कोड ऑफ एथिक्स है। ये कोड ऑफ एथिक्स है, सामान्य नियम है कि कंपनी क्या क्या करेगी। ये चीजें हैं इसमें, कोड ऑफ एथिक्स में। हाँ, ये चीजें हैं। और ये ऑपरेशनल पॉलिसीज है कि जब कोई बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उस दौरान क्या क्या स्थिति होगी, ऑपरेशनल पॉलिसीज पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, मार्केटिंग के दौरान यदि डिफेक्ट हो जाए आपकी गुड्स में, आपकी सर्विसेज में डिफेक्शन आ जाए, तो आप रिटर्न्स की पॉलिसी अपनाएंगे? क्या आपके रिटर्न्स की पॉलिसी होगी क्या? यदि रिटर्न्स की पॉलिसी है तो इट मीन्स अच्छा है। और आप कितने दिन में रिटर्न्स कर दोगे, आपका पैसा जो रिटर्न्स हो रहा है वो कितने दिन में हो जाता है, ये ऑपरेशनल पॉलिसीज में आता है। तो ये चीज हो गई। एक आती है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जो वहाँ के लोग कामकाज करते हैं उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट्स में हम बात करें कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि की भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन, पहले तो क्या था ये, एमसीआई था, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था। इस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अ, रद्द करके, बीसीआई एक्ट 1954 को रद्द करके 2016 में नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2016 बनाया गया। उस 2016 के अंतर्गत जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, वो सब डॉक्टर्स एनएमसी के नियमों का पालन करते हैं, उनकी एथिक्स का पालन करते हैं। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जितने भी एडवोकेट्स होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं, और ये एडवोकेट्स से जुड़े हुए जो भी उनकी एथिक्स होती है उनका पालन करते हैं। तीसरा हम बात करें आईसीएआई, ये इंडियन चार्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स है। जो भी सीए बनते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो आईसीएआई के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, आर्थिक मानक तय करते हैं और उनके नैतिक व्यवहारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। ये संस्थाएं तो करती है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। जो प्रोफेशनल्स कामकाज कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, एडवोकेट्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कामकाज करते हैं, जिन चीज़ों को हमें जानना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि जो ये बिजनेस एथिक्स की कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट समझाने हैं।
बेसिकली सोशल अप्रोच क्या कहती है? सोशल अप्रोच ये कहती है कि व्यवसाय का मुख्य कार्य समाज को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये तो है सोशल अप्रोच। आप जो भी कामकाज कर रहे हैं, आप कहते हैं कि साहब ये तो लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटो, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं वो सोशल नीड्स के अनुसार होनी चाहिए। कि सोशल नीड्स क्या कहती है? सोशल, यदि हम समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर देते हैं तो आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप नेशनल इनकम में भागीदारी कर रहे हैं, आप देश के विकास में भागीदारी कर रहे हैं, ऐसी बातें बोलते हैं तो इसका मतलब आप कामकाज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशन दे रहा हूँ तो ये देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो ये योगदान आप कर रहे हैं, तो ये सोशल नीड्स हो गई। अब सोशल नीड्स होगी तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या रहा? अब इसका व्यक्तिगत दृष्टि से इकाइयों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, यहाँ लाभ कमाना हो गया। लेकिन यदि एजुकेशन और हेल्थ जैसी चीजों में प्रॉफिट नहीं पाया जाता, नहीं बोलते, यदि प्रॉफिट भी होता है तो उसको प्रॉफिट नहीं कहते। दो चीजें होती है इसमें। हमारे देश में जो सर्विसेज हैं आपके असेंशियल सर्विसेज में आती है, तीन चीजें है आपके सिलेबस में असेंशियल सर्विसेज में। एक तो एजुकेशन है, एक हेल्थ है, और राजस्थान टूरिज्म की दृष्टि से काफी महत्व रखने के कारण टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी को भी शामिल किया गया है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी को शामिल किया गया है। हॉस्पिटैलिटी टेलिटी। अब देखिए, एजुकेशन और हेल्थ में यदि कोई पैसे कमा रहा है, वो पैसा कमाना प्रॉफिट नहीं होता। पहली बात तो ये देखिएगा। चाहे एजुकेशन में आपसे फीस ले रहा है कोई, या डॉक्टर आपके इलाज के लिए फीस ले रहा है, तो ये एक तरीके से लाभ कमाना नहीं है। डॉक्टर यदि फीस ले रहा है तो आपका जीवन बचा रहा है, और यदि शिक्षक पैसे ले रहा है तो आपका जीवन संवार रहा है। एक जीवन संवारता है, एक जीवन बचाता है। और तीसरा, जब आप परेशान होने लगे, जब आप पे स्ट्रेस हावी होने लगे, जब आप पे टेंशन होने लगे हैं, जब आपको जरूरी हो एंटरटेन की, तो ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी आपके लिए मददगार होता है। ये तीनों असेंशियल सर्विसेज में है हमारे लिए। बोलिए, तीनों के तीनों। इन चीजों को समझिए और समझने के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ये बातें हो गई आपकी रेडी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि यदि कहीं भी इनमें टकराव होता है, टकराव नहीं होना चाहिए। यदि होता भी है तो सामाजिक उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपके सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्राइमरी होने चाहिए, क्योंकि जो व्यावसायिक उद्यम है उनका जन्म समाज से होता है और समाज से ही प्रभावित होते हैं। ध्यान रखिएगा। आज कोई भी कहता है कि मैं तो बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी किसने बनाया? तुझे समाज ने बनाया। आज यूं समझिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया में या बॉलीवुड बॉलीवुड की दुनिया में हम कहते हैं हमने बड़े बड़े स्टार बनाए, और स्टार बनाकर वो कहते हैं नहीं, इस देश ने मुझे क्या दिया है कि आपको सिर आंखों सहेजा है। कई हमारे ऐसे अभिनेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ओपन प्लेटफॉर्म पर, वो कहते हैं देश ने हमें क्या दिया है कि आपको स्टार बना दिया, सुपर स्टार का दर्जा दे दिया, और आप कहते हैं कि हमें क्या दिया है? आपको किंग का दर्जा दिया है हमने, सर आंखों सहेजा है, और आप कहते हैं कि मुझे देश ने क्या दिया है? ऐसे वो है। यदि जनता आपको 2 मिनट लगाएगी धाराशाही करने में, यदि आपने ऐसे शब्द बोले तो, क्योंकि समाज ही तो है जो आपको ऊपर उठा रहा है और समाज ही आपको गिराता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपके फॉलो होने चाहिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बाद में आएंगे। तो हमें ये क्या करना है, सोशल वैल्यूज को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो भी हम कामकाज करें तो फोकस होना चाहिए हमारा सोशल वैल्यूज, और व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने की विधि ही व्यवसायिक नैतिकता है। बात ये आती है कि अब यहाँ सोचते हैं कि हम बिजनेस करते हैं, हम कोई कॉरपोरेशंस बनाते हैं या कंपनी गठित करते हैं, तो वहाँ अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। हमें पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें सोशल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। पर्सनल इंटरेस्ट अपने आप ही सध जाएगा। इस बात को समझिए। एक बार मैं 2007 का पहली बार जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो डॉक्टर पीडी शर्मा बहुत बड़े नामचीन प्रोफेसर हैं, उनके पास गया मैं, साहब मुझे इंटरव्यू के लिए टिप्स दे दीजिए।
तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। फिर एक सवाल पूछा उन्होंने मुझसे कि मैं फिलोसफी का स्टूडेंट्स था, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्टूडेंट्स था। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि यदि 100 रुपया आपको, आपके परिवार को, समाज को और राष्ट्र को बांटने के लिए कहा जाए, या राज्य को बांटने के लिए कहा जाए, तो आप इनमें कितना कितना हिस्सा रखेंगे? तो मैंने उनसे यही कहा कि साहब, सबसे ज़्यादा तो मैं राज्य को दूंगा 50 रुपया, फिर उसके बाद में मैं 30 रुपया समाज को दूंगा, है ना, 20 रुपया मान लो मेरी जाति या परिवार को दूंगा, और मैं 10 रुपया रखूंगा मात्र। कि यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, आप 10 ही क्यों रख रहे हैं? तो ये तो हाइपोथेटिकल है, तुम कल्पनात्मक बातें कर रहे हो, बाकी सबसे ज्यादा तुम खुद रखना चाहोगे। उनके ऐसा नहीं है साहब, मानव स्वार्थी होता है, मैं भी स्वार्थी हूँ। 10 रुपए तो मेरा तो है ही इसमें, लेकिन मुझे मेरा जो समाज है या मेरी जो जाति है, परिवार है, वहां से भी मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। समाज से मुझे कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा, राज्य से भी मुझे कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा, तो मैं 30-40% का वैसे हिस्सेदार हो जाऊंगा। तो फिर उनका अच्छा अच्छा उत्तर है आपका, ये उत्तर मेंटेन करना। क्योंकि आदमी सोचता तो यही है ना, आज हम पर्सनल इंटरेस्ट लेकर चलते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं देगा। यदि सोशल इंटरेस्ट के लिए कामकाज करते हैं तो डेफिनेटली आपको पे होगा, और वो पे कितना भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, अथाह होता है वो, है ना? हाँ हाँ, 10 तो आपका था ही, बाकी बिल्कुल, और बाकी का उसमें भी तो हिस्सा मिलेगा। 30-40% तो आपको मिलेगा ही, वो 100 में से 30-40% आपको इंडिविजुअल मिल रहा है, तो कम थोड़ी होता है। ये देखिए आप, अब हमें बिजनेस एथिक्स की बात करनी है। तो बिजनेस बिजनेस एथिक्स क्या होता है कि जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट है और सोशल इंटरेस्ट है, उसमें सामंजस्य आपने स्थापित कर दिया, वो बिजनेस एथिक्स है। लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमाने का प्रयास करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसमें जो बिजनेस एथिक्स है, वो किसी संगठन के मानकों का संयोजन है, मान ली स्टैंडर्ड्स हैं इसका, जिसका पालन करके उसके कार्मिकों द्वारा किया जाता है इसका, है ना, कार्मिक, और पेशेवर मानकों से जोड़ती है, जिसमें कंपनी का मिशन, उद्देश्य, लक्ष्य और मूल्य छिपे होते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी यदि किसी संगठन के मानक और मूल्य नहीं है, तो वे अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में पूर्ण विश्वास अर्जित नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आप चाहते हैं कि गुणवत्ता युक्त, आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है गुणवत्ता का, और गुणवत्तापूर्ण यदि आपका उत्पाद नहीं है, उत्पाद में आप गुड्स मान लीजिए, उत्पाद में आप सर्विसेज मान लीजिए, दोनों है, गुड्स एंड सर्विसेज है, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के दोनों ही क्या होंगे, यदि आपके क्वालिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव कब होंगे? जब आप इनके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, आपके इसके कुछ वैल्यूज होंगे आप में, तभी ये क्वालिटी रखेंगे। और क्वालिटी होगी तो धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ता ही जाएगा, आपकी बिलीफ बढ़ता जाएगा इस चीज़ों का। ऐसे नहीं होता, आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करे, वैल्यूज मेंटेन नहीं किया, उस दिन की बात थी तो मैंने कहा कि यार ये तो गलत है, जो ऐसे बना के लेके आ गए थे सुबह के बैच में, मैंने कहा ये चीज़ें नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं वो नहीं करता। यहाँ भी रजनीश ने बोला था, मैंने कहा यार बहुत लेट हो जाएंगे, तुम इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, वो अशुद्धियाँ चलने दीजिए, इतना तो चलेगा, इतनी भी अशुद्धियाँ नहीं है, ब्लेंडर नहीं है। लेकिन बेकार चीज़ें हैं तो वो चीज़ें बेकार लगती है मुझे, तो बिल्कुल ही गलत है। और इसमें हमने कोशिश की है, इतनी मेहनत की है इसमें, तो लगता है कि कुछ है। तो ये चीज़ें हैं कि आप विश्वास कब अर्जित करेंगे? क्वालिटी से। और क्वालिटी कब आएगी? जब आपके स्टैंडर्ड्स होंगे, आपके वैल्यूज होंगे। आपके वैल्यूज ही नहीं है, आप करना क्या चाहते हो यही पता नहीं है, आपने कोई स्टैंडर्ड्स मेंटेन ही नहीं किया, तो कैसे विश्वास कर लें कि हम आप पे, कि आप चयन होंगे? आप देखिए, आप सिलेक्शन ले रहे हैं, आप आरपीएससी को विश्वास दिलाओगे ना, तो विश्वास दिलाओगे तो आपके स्टैंडर्ड्स वैल्यूज हैं क्या? स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज आपको मेंटेन करने पड़ेंगे कि साहब मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं कमिटेड हूँ सिविल सर्विसेज के प्रति, तो मुझे आप लीजिए। आप कहेंगे कि भाई क्या क्या हो, आप कमिटेड हो तो आपने क्या किया है कि साहब मेरे स्टैंडर्ड्स ये हैं, मैंने स्टैंडर्ड्स फॉलो किया है,
मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने एनसीईआरटीज पढ़ा है, मैंने आरबीएससी पढ़ी है। मैं अवेयर होने के लिए अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को, रिपोर्ट्स को, बहुत सारे आयामों से मैंने पढ़ाई की है। और मैं आज आपके सामने आया हूँ, आप मेरा परीक्षण कर लीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए कि भाई मैं कैसा हूँ। तो आपका टेस्ट किया, आप पे उनको विश्वास हुआ, आपको ले लिया कि मेरे वैल्यूज ये हैं। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए मेरे वैल्यूज में यदि कोई किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो। मैं सिविल सेवाओं को एक लिए जो मूल्य होते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। जो आपने पढ़ा होगा ना लोक प्रशासन में, वो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे स्टैंडर्ड्स ये है कि जो मैंने पढ़ाई की है बिल्कुल मानकों के अनुरूप की है। मैंने किसी ज्ञानशाला के नोट्स नहीं पढ़े, है ना। ये चीज़ों का आपको देखना है, मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। तो गलती मत कर देना। कोचिंग मार्गदर्शन का साधन होती है, और कोचिंग कोई मायने नहीं रखते। हम कोचिंग वालों को प्रशासक नहीं बनाते, हम प्रशासक उन्हें बनाते हैं जो स्वाध्याय करते हैं, जो खुद की मौलिक धारणाएं अपनाते हैं, उनको हम प्रशासक बनाते हैं। हम कोचिंग वाले होंगे तो हर कोचिंग वाला आज एडमिनिस्ट्रेटर्स लिए घूमेगा, हर प्रशासक उसका होगा, तो फिर आप क्या करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोचिंग वालों को तो प्रथम दृष्टया ही नकार दिया जाता है। इसके लिए आरपीएससी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जो सेक्रेटरी है वो इतने जोरदार आदमी है, वो सारे कोचिंग वालों के नोट्स है ना, प्रतिष्ठित संस्थाओं के नोट्स आरपीएससी में मंगवा लेंगे। पेपर बनाएंगे जब आपका मेंस का, और फिर पेपर देंगे कि अब देते हैं पेपर। सारे जो किताबें हैं, स्टैंडर्ड्स बुक्स, वो रखेंगे, फिर खुद तय करेंगे कि मुझे कैसे पेपर बनवाना है। यूपीएससी क्या करती है कि जब पेपर बनाती है प्रीलिम्स का और मेंस का, तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रतिष्ठित संस्थान, उनके सारे के सारे नोट्स यूपीएससी में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर वो एनालिसिस करते हैं कि इसने इस पे फोकस किया, हटाओ कट करो, इसको इसको हटाओ कट करो, जनरल चीजें बात करिए, और आपका काम हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरा फोकस क्या आता है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत प्रतिष्ठित संस्थाओं के नोट्स हैं, वो खुद परिभाषाएं गढ़ लिया और आपको कह दिया नहीं जी आप कीजिए। मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूँ कि यदि कॉर्पोरेट एथिक्स आपसे पूछा जाए, या बिजनेस एथिक्स आपसे पूछा जाए, या मार्केटिंग की परिभाषाएं आपसे पूछा जाए, तो आपकी खुद की होनी चाहिए वो परिभाषा। किसी से मत लीजिए, हमारे से भी मत लीजिए, ये मेरे हैं इसलिए मेरे ही रहेंगे ये। आप लोग खुद डेवलप कीजिए इसमें से कि बेहतर क्या हो सकता है 15 शब्दों में, 50 में। और प्रश्न जो पूछा जाए उस प्रश्न की मंशा के अनुरूप उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, तो आप सफल हो रहेंगे। नहीं तो मेंस में भी वो ऐसे निकाल देंगे सारी चीजों करके। ये जो आप बता रहे हैं बड़ी बड़ी संस्थानों के नोट्स, कहते हैं वो टॉपर्स हमारे हुए, ये हुए, किसी के भी नहीं होते। जब इनसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया, कि साहब मैं तो गलती से चला गया था इंटरव्यू देने, हम्म, बाकी सिलेक्शन नहीं होता। और जो सिलेक्शन होता है वो कहता ही नहीं है, जिसने बनाया है उसकी तो कहता ही नहीं है कि साहब इसकी वजह से मैं बनाऊं। वो वो क्या करता है, मेंस की तैयारी में नहीं जाता, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा होता है, उसका आकलन करने के लिए रख दिया। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा होता है, उसका सिलेक्शन होता है। कोचिंग वालों के जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाते। सच्चाई तो यह है, जब उनका प्रीलिम्स ही पास नहीं हुआ तो मेंस कहाँ से पास करेंगे वो, इंटरव्यू कहाँ से देंगे वो। ये बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाओं के नाम है, जो बेसिक तरीके से कोई नहीं पढ़ाता। या तो खुद पढ़ना पड़ता है, या कोई आपका गाइड मेंटर कोच होगा जो आपको गाइड करेगा। बस दो चीजों के अलावा तीसरी चीजों की जरूरत नहीं होती। इन चीजों को समझिए। तो ये बात हो गई, आपने अर्जित विश्वास आपने अर्जित कब करोगे, जब आपके स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज होंगे। और व्यावसायिक नैतिकता का संबंध क्या है, व्यावसायिक उद्देश्यों और तकनीक से है, ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक मतलब आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो। उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उद्देश्य है समाज हित में ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम भला कैसे कर सकते हैं, ये उद्देश्य होता है। और कौन सी टेक्नोलॉजी आप अपना रहे हैं, इन चीजों से। जो समाज के साथ साथ प्रचलित रहते हैं, प्रचलन में रहते हैं, एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वो सही मूल्य
वसूल करे। देखिए, एक मूल्य वसूल करे। आज हमारे देश में क्या स्थिति हो रही है, मान लीजिए सेना भर्ती हुई या प्रशिक्षण हुआ, तो प्रशिक्षण हुआ तो फोटोकॉपी के रेट 1 रुपया 2 रुपया होते, आपने 10-10 रुपया वसूलने लग गए। ये वैल्यूज नहीं है। आप जो वैल्यूज की बात कर रहे हैं, उस वैल्यूज पे ध्यान ध्यान रखिएगा। आपने क्या देखा है, जैसे मान लीजिए आप का बच्चा तड़पड़ा रहा है और उसको दूध चाहिए, एक चाय वाले की दुकान पे गया और वो बेचारा तड़प रहा है, सब दूध गर्म कर दीजिए और एक दूध दे दीजिए। वो दूध 10 रुपए का दूध वो 100 रुपया में देता है, क्योंकि उसको पता है कि 100 रुपया देगा है। सोचिए आप, एक दवाई वाला आपकी कंडीशंस देख के पैसे वसूल लेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आपके पास पैसे भी हैं कि नहीं है। यार ये तो अपने पास रिमेडिसिवर्स इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, लोगों ने लाखों रुपए वसूले, लाखों रुपए, जिसकी वैल्यू 200-250 रुपया नहीं है। हाँ, तो गलत है, बिजनेस एथिक्स नहीं है ना। बिल्कुल, मैं लोगों से यही तो कहता हूँ, मैं लोगों से ये कहता हूँ कि यार कोई भी हो, चाहे हमारे वो भी हैं, कि आप रेट मत बढ़ाइए, आप इन चीज़ों को मत करिए। आप जो चीज़ है जैसा है उतना ही लीजिए, कम से कम लीजिए। जो आपकी वैल्यू बनती है, जो आपका एक बनता है, रेट बनती है, उसके अकॉर्डिंग लीजिए पैसा। उससे क्या होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी दूर तलक तक जाएगी, और वो क्रेडिबिलिटी से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। हमें लाभ पे फोकस नहीं करना है, हमें वॉल्यूम पे फोकस करना है। और जो भी उसको सेवाएं दें, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। वो गलत नहीं कह दे, कल बैंक वाला कह दे कि आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई कि यार ये तो गलतियां हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो इसलिए चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए, काम अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहते हैं ना कि जल्दी बना दो जी, अपना तो क्या है। अरे अपना नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है ये चीजें। आप, कई लोग हमसे भी कहते हैं सर जल्दी पढ़ा दो ना, हो जाएगा। अरे कैसे पढ़ा दें, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। ये चीजें हैं, ये हो गई। तो इससे सही तोल कर दें। क्या होता है, वेट एंड मेजरमेंट के तोल के नहीं देता, नीचे चुंबक लगा लिया उसने, है ना। ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें। वो कई तो अफसर बन जाते हैं, कई तो ऐसे ऑफिसर बन जाते हैं प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति को, यदि सरकारी क्षेत्र में ऐसे रख लिया जाए तो वो अफसर ही करता है। ऐसे ऐसे भी हैं हमारे कार्यालय में, एक ई मित्र वाले को दे दिया तो लोग सोचते हैं कि अफसर तो ये है सबसे बड़ा। फिर हम कहते हैं कि यार ये हमारा नहीं है, ये ई मित्र वाला है जो DOITC से लगा है। तो मतलब व्यवहार भी तो आपका उचित होना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस का व्यवहार अच्छा नहीं है, आप सही ढंग से तोल नहीं कर रहे हैं, आप गुणवत्ता युक्त सामान नहीं दे रहे हैं, तो कौन आएगा। आप एक सही मूल्य नहीं ले रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, आटा तेल दाल, आप ग्रोसरी का आइटम्स बेच रहे हैं तो आपका वैल्यूज एक होना चाहिए। डिमांड मायने नहीं रखती। आपके पास में यदि सप्लाई है, जिस मूल्य पे आया है, उस मूल्य से जो आपने तय किया है कि मुझे इतने मूल्य पे देना है, वही मूल्य आपको करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अगली बार जब आता है, मान लीजिए लोट जो ज्यादा कीमत पे आता है, तो ज्यादा कीमत पे दे दीजिए। ये बिजनेस एथिक्स है अपना। तो अपना ये नहीं है कि भाई मेरा कम आया था तो मैंने दे दिया, और कल दूसरा आएगा कि यार तू उसके पास ले आ, कि यार मैं तो नया लोट ले आया, नए लोट में रेट इतना बढ़ गई है तो भाई नए रेट से दूंगा मैं। ये चीज होनी चाहिए। थोड़े दिन में लोगों का विश्वास हो जाएगा आपकी बातों का, नहीं तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे ये चीजें। तो इसमें क्या होता है, व्यावसायिक नैतिकता में सत्य और न्याय जैसे नैतिक मानदंडों के आधार पर मानवीय कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है। क्रिटिसाइज्ड एनालिसिस किया जाता है, इसमें क्रिटिकली एनालाइज्ड किया जाता है। आज संपूर्ण विश्व में धारणा बन चुकी है कि किसी भी समाज के विकास के लिए व्यावसायिक संगठनों द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन अत्य आवश्यक है। नैतिकतापूर्ण व्यवसाय, एथिकल बिजनेस एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। देखिए, अब आप कहेंगे कि साहब ये बिजनेस क्यों, एथिकल बिजनेस की जरूरत क्यों है। जब आप एक तरफ तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का सिस्टम लेकर आ गए, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये कहता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस,
जब मिनिमम गवर्नमेंट है, जब सरकार अपने कार्यों को कम कर देगा, अपनी भूमिका को कम कर देगा, तो हम प्राइवेट एंटिटीज से ही तो काम करवाएंगे। और प्राइवेट एंटिटीज यदि एथिकल नहीं होगी तो फिर इस वेलफेयर स्टेट की जरूरत ही कहाँ हो गई, खत्म हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा ही धराशायी हो जाएगी। हम कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं हम, तो वेलफेयर स्टेट्स में इनकी जरूरत है। अब सरकार का जो दूसरा रूप है ना, वो कॉरपोरेट गवर्नेंस है। और कॉरपोरेट गवर्नेंस में यदि एथिक्स नहीं होगी तो किस में होगी? अब सोचिए, तो क्या हो गया कि नैतिकतापूर्ण, यह जनता में विश्वास पैदा करता है और अपने साथ में भी वृद्धि अर्जित करता है, अपने साथ साथ ही वृद्धि करता है, ग्रोथ भी करता है, लोगों में विश्वास जगाकर अधिक लाभ अर्जित करता है। बोलिए। इसलिए नैतिकता का पालन हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने में सहायक है, और जो कार्य हम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा का भी पात्र है। अब देखिए, आप कहेंगे कि भाई एथिकल बिजनेस क्यों जरूरी है? एथिकल बिजनेस, एथिकल बिजनेस इसलिए जरूरी है, पहली बात तो इसमें क्या होता है हमारा, कि लोगों में विश्वास पैदा होता है, लोगों में विश्वास। दूसरा होगा कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी करता है, आवश्यकता पूर्ति। और तीसरा है इसमें, ये लोगों का जीवन स्तर बढ़ाता है। आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करेगा, जीवन स्तर में वृद्धि। चौथा काम क्या हो गया, कि जो हम कर रहे हैं आपको प्रशंसा मिलती है, अप्रिसिएशन मिलता है आपको, ये प्रशंसनीय होता है। और जो चीजें हैं ना आपकी, लाभ या व्यक्तिगत हित, ये अंतिम हित होता है। जब ये चीजें मिलने लग जाती है ना व्यक्ति को, वो भूल जाता है लाभ आपको। तो व्यक्तिगत हित, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रॉफिट हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। ये चीजें आपकी है तो अपने आप की सारी चीजें होंगी। लोग पता नहीं कि एक क्षण भर में बहुत बड़ी नेटवर्थ के मालिक बन जाते हैं, टर्नओवर उनका बेहतरीन हो जाता है, और उनका लाभ तो पूछे ही मत। लेकिन वो लाभ भी शेयर करने लग जाते हैं अपने कार्मिकों में, तो और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगते हैं। इस बात को समझिए। ये बात हो गई। अब विशेषता क्या है बिजनेस एथिक्स की? ये एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है ये। दूसरा है कि कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान, नियम भी है इसमें और व्यवहार भी है। यह नियमों और नैतिक मानकों का परीक्षण करता है, बिल्कुल एग्जामाइन करता है ये धार्मिक सिद्धांतों जैसे ईमानदारी, मानव कल्याण, सेवा आदि पर आधारित है। ये व्यावसायिक माहौल में प्रचलित वास्तविकता तथा सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित है। बिजनेस एथिक्स है, ये नागरिकों, ग्राहकों, मालिकों और निवेशकों आदि के साथ व्यवसाय की विभिन्न भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। ये सभी के साथ में एक एडजस्टमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ये चीजें आपके हो गई। अब मूल सिद्धांत क्या है? एथिकल बिजनेस क्यों जरूरी है, उसके सिद्धांत क्यों जरूरी है? आप कहेंगे कि साहब ये जरूरी क्यों है? तो जरूरी की बात यह है कि ये लाभ के बजाय सेवा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा बिजनेस किस प्रकार से हो? सेवा का उद्देश्य हो। जो भी आप कामकाज कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि आप कोई गुड्स भी बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप आटा बना रहे हैं या बेकरी बना रहे हैं, अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर हैं आप, और एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर आपने क्या किया, बेकरी प्रोडक्ट लगाया। बेकरी प्रोडक्ट हो गया, तो उस बेकरी प्रोडक्ट में एक बात होनी चाहिए, उस बिस्किट्स में सुबह खाते हैं कि यार मजे आ गए। जब आप चाय के साथ खाएं तो सबसे पहले आपका नाम आता है, भगवान के बाद में दूसरे आप होंगे कि मुझे सो एंड सो कंपनी के बिस्किट्स चाहिए, उस ब्रांड के बिस्किट्स चाहिए। तो मतलब भगवान के बाद में दूसरा नंबर आपका आता है। यदि आप सुबह उठकर किसे याद करते हैं सबसे पहले, समझ लो वो भगवान है आपका। ये समझिए, सुबह उठकर जिसे भी आप याद करते हैं तो भगवान है। तो आप नहा लिए, धो लिए, पूजा पाठ कर लिए, फिर आप क्या करेंगे? बिस्किट्स खा लिए आपने। बिस्किट्स में गुणवत्ता होनी चाहिए, और वो बिस्किट्स आपका पूरा दिन एनर्जी बनाए रखे, वो होना चाहिए। ये नहीं है जी मैं तो लाभ कमा लूंगा जी, मेरा तो बढ़ रहा है मेरा तो। आप मेंटेन कीजिए। लोग सुबह उठकर वही चीज पढ़ेंगे। आपकी चाय में कचरा नहीं होना चाहिए, चाय की पत्तियां ही होनी चाहिए। चाय की पत्तियां, पत्तियों से चाय बनती है, कचरे से चाय नहीं बनती। हम कचरे से चाय बनाते हैं, पता है? जो चाय के दाने होते हैं ना, बेसिकली वो पत्तियों का जो बुरादा होता है, वो बिल्कुल बुरादा हो जाता है,
बुरादा होने के बाद में फिर उसका क्या किया जाता है, उनको उबाल के उनको एक निर्धारित ब्लॉक्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है, फिर वो दाने बन जाते हैं। तो वो कचरे को आप पी रहे होते हैं। बाकी जो ग्रीन टी है या लीफ है, टी लीफ है, वो तो एक्सपोर्ट्स होती है। अब चाय भी नहीं पीते, बताइए। अन्याय करते हैं, अपने आप को कचरा पी रहे होते हैं। उस कचरे पे आप देखिए कौन कौन लोग चल रहे होते हैं, सोचिए कौन कौन लोग पैरों तले रोंद रहे होते हैं, फिर वो चीजें बनती है, फिर उसका वो बनता है, ये चीजें। अब किसी भी विशेष समूह के साथ कोई भेदभाव न हो, ये ध्यान रखें। दूसरा, हमें उपभोक्ताओं की पूर्ण संतुष्टि उपलब्ध हो। स्वच्छ पर्यावरण के लिए कामकाज करें हम। स्वच्छ पर्यावरण, क्लीन एनवायरनमेंट फोकस होना चाहिए। ये बताइए, आप कामकाज करते तो आप पे ग्रेप के नियम लागू ही नहीं होते। आप देखिए, आप फैक्ट्री वाले हैं, एनसीआर क्षेत्र में आप कामकाज कर रहे हैं, आप पर ग्रेप के नियम, ग्रेप फोर लागू हो गया है। तो ग्रेप फोर लागू ही क्यों होता, यदि आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस करते तो। नहीं किया ना आप लोगों ने। तो ये चीजें रही आपकी। आप उपलब्ध दुर्लभ संसाधनों का कोई अपव्यय या दुरुपयोग न हो। ऐसा नहीं हो कि आज ही हम सारे के सारे संसाधनों का उपयोग कर लें, नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ और कुशल प्रतिस्पर्धा हो, मतलब बेईमानी नहीं होनी चाहिए इसमें। और व्यवसायियों द्वारा कर देयताएं, जो भी लाइबिलिटीज है टैक्सेशन की, वो तुरंत भुगतान कर दी जाए, हाथों हाथ दे दी जाए। बेईमानी नहीं होनी चाहिए टैक्सेशन में भी। और राजनीति में लिप्त न हो व्यवसायी। यदि राजनीति में लिप्त होगा तो नीति अपने अनुसार करवा लेगा। आक्षेप लगते हैं सरकारों पर, तो ये तो कॉरपोरेट घराने की सरकार है, ऐसे आक्षेप लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए जाते हैं। और प्रबंधकों और कार्मिकों में सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, मतलब हार्मनी रिलेशंस आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्मिक बेचारे परेशान है, आप उनका शोषण करने में लगे हुए हो, तो आप वास्तव में बिजनेस एथिक्स कर रहे हैं, एथिकल बिजनेस कर रहे हैं। अब इनके कौन कौन से तत्व हैं जो बिजनेस एथिक्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजेज के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही समाज दोनों के हित में है। तो हमें क्या करना चाहिए, दैनिक क्रियाओं में किस प्रकार की नैतिकता का उपयोग करना चाहिए, इस चीज़ को हमें देखना। तो सबसे पहले बात है उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता। क्योंकि जो भी चीज़ है ना, एथिक्स उच्च स्तर से आती है, नीचे स्तर पर आप बनाओगे तो पार नहीं पड़ेगी। सबसे पहले वो लोग पालन करें इस एथिक्स का, कि हायर जो मैनेजमेंट है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, सीईओ है और चीफ मैनेजर्स हैं, उनमें यदि दृढ़ता होगी, वचनबद्धता होगी, और कंपनी के एथिकल एम्बेसडर्स हो सकते हैं, पुरोधा हो सकते हैं, प्रोढ़ा नहीं, पुरोधा हो सकते हैं वो। बेसिकली कहाँ से आती है एथिक्स, एथिक्स आती है ऊपर से। आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए खुद कंपनी के। जो भी आपकी एंटिटीज है, जो भी आपकी कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे। यदि वास्तव में वो सत्यनिष्ठा के साथ कामकाज कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज के साथ कामकाज कर रहे हैं, तो अपने आप ही एथिकल हो जाएगा। सामान्य कोड, जनरल कोड का प्रशासन, ये क्या है बेसिकली? जनरल कोड क्या होता है? नैतिक संहिता है ये, कोड ऑफ एथिक्स है बेसिकली। आप जो भी कामकाज करें तो आपका एक सेट होना चाहिए नियमों का। तो नियमों का सेट को कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। इसमें ईमानदारी, नियमों का पालन, उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, हितों का टकराव हो जाए तो समाधान करने की प्रणाली, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली, आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, लीगल एक्शंस, सारे शामिल होते हैं इसमें। आप जब देखेंगे ना कोड ऑफ एथिक्स में, कोड ऑफ एथिक्स किसी भी कंपनी का आप निकालेंगे, वो निकलेगा उसमें, तो ये चीजें ही होती है उसमें। आपकी ऑनेस्टी क्या है, किन किन चीज़ों में आप ऑनेस्टी बनाए रखते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या एसेंस आपने डाले हैं, क्या आपके उसमें तत्व मिले हुए हैं, कितनी प्रतिशत मात्रा में मिले हुए हैं। केवल ट्रेड सिक्रेसी तो नहीं देते आप देखिए साहब, मैं तो समोसा बनाता हूँ लेकिन समोसा स्वादिष्ट क्यों है ये नहीं बताऊंगा। अरे, अमल मिलाता है तो इसलिए स्वादिष्ट है, नहीं बता रहा तो कि साहब मैं तो पतासी पानी पूरी खाऊंगा, पानी पूरी में क्या है, पानी पूरी में तेजाब मिलाता है इसलिए स्वाद आता है, तुझे नहीं बता रहा तो और क्या है। जी,
हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी ट्रेड सिक्रेसी मेंटेन कीजिए, जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस मत बताइए। प्रोसेस से एक तरीके से आपका आईपीआर है। ठीक है, आप कोई हमसे पूछे कि भाई आपने क्या किया, कैसे बनाए, किस तरीके से, ये मत पूछिए, ये हमारी आईपीआर है, कॉपीराइट्स यही है हमारा, कि आप इसकी चोरी भी नहीं कर सकते। ये जो नोट्स हमने डाल दिए इसकी चोरी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा आईपीआर है। तो आईपीआर तो ये नहीं बताएंगे हमने कैसे बनाया है, लेकिन आपको इसमें ये चीजें होनी चाहिए, नियमों का पालन, आप कौन कौन से रूल्स का पालन करते हैं, आपके प्रोडक्शन की सेफ्टी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कार्यस्थल पे जो आपके कामकाज कर रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं आपके द्वारा। और यदि इंटरेस्ट में यदि टकराव हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, कैसे उनका समाधान करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात होनी चाहिए। और बाजार में कौन सी मार्केटिंग सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में टैक्सेशन वगैरह टाइमली भरते हैं कि नहीं भरते, आप लीगल एक्शंस में क्या क्या लेते हैं, आपने लीगल सेल में क्या क्या कौन कौन लोग बिठा रखे हैं, ये सारी चीज़ें कोड ऑफ एथिक्स में आती है प्रशासन की। फिर है कंप्लायंस की स्थापना, कंप्लायंस तंत्र भी बनाते हैं ये। कंप्लायंस सिस्टम क्या है, ये कंप्लायंस सिस्टम है। कंप्लायंस सिस्टम में क्या है, किसी भी उद्यम को कार्मिकों की भर्ती करने के उचित नियम बनाने चाहिए, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। अब क्या होता है कि आप चाहे कहें नहीं साहब मैं तो सरकारी आदमी नहीं हूँ जी, मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ, मैं तो मेरी मर्जी से भर्ती करूंगा ना, मर्जी से भर्ती नहीं होनी चाहिए वहां भी। आप सारे नियम्स फॉलो कीजिए। यदि कोई आपसे पूछे कि इस व्यक्ति को 3 आदमी आए आपके भर्ती के लिए, 3 आदमी आए, आपको एक लेना है, तो 2 को किस आधार पे निकाला गया है और इसको आपने सिलेक्शन क्यों किया है, ये आपका आधार होना चाहिए। तो आदमी आएगा ना आपके पास, लोग कामकाज करने आएंगे कि यार वहाँ ईमानदारी से काम होता है, यार वहाँ करो। उन्होंने भर्ती भी ईमानदारी से ली, हमने जुगाड़ तो खूब लगवाया ऑफिसर्स का, नेताओं का, लेकिन नहीं माना किसी का भी। इवन वहाँ के हायर ऑफिसर से भी हमने जुगाड़ लगाया, नहीं माना। ये बात होनी चाहिए। अब मैं प्रशिक्षण के दौरान उन्हें एथिकल और अनएथिकल आचरणों के बारे में सूचित कर देना चाहिए। जब आपकी ट्रेनिंग कराई जाए तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कोई नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही कंपनी को जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, टैक्स स्टैंडर्ड्स है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनका भी पालन करना चाहिए। ये आपके कंप्लायंस हैं। बताइए, लेबर नॉर्म्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते, टैक्स नॉर्म्स फॉलो करते हैं, एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं, सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करते हैं। हाँ, ये सारे सारे नॉर्म्स हैं। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में जो सीएसआर का कॉन्सेप्ट है, वो भी यही फॉलो करते हैं। प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को शामिल करना, ये ध्यान रखिए, ये आपके मैनेजमेंट में सहभागिता बताती है। जो हमारा अनुच्छेद 43A है आपका, वो ये बताता है कि मैनेजमेंट में भी कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए आप कौन सा निर्णय लेने जा रहे हो। आप यदि अपनी नेटवर्थ बढ़ा रहे हैं, आप नई मशीनें इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एक वो लगा दीजिए, सभी कार्मिकों से कह दीजिए कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे इनोग्रेशन में पधार हैं आप, है ना, और इनोग्रेशन में पधार के आपको ये कामकाज करें, और हम ये करने जा रहे हैं और आपके हित में है, और नए कर्मचारी भी भर्ती करेंगे, तो और उनको भी ये चीजें हैं, तो वो आदमी काम करेगा। यदि आपके कोई हो तो उनको कह दीजिए हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं इतनी तारीख को, और चस्पा करवा दीजिए, एडवर्टीजमेंट दे दीजिए अखबारों में कि हम ये भर्ती निकाल रहे हैं। तो लोग आपके यहाँ कामकाज करने आएंगे, करेंगे। और प्रत्येक इसमें होना चाहिए नैतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में प्रत्येक कर्मचारी को शामिल करना चाहिए। जो भी ऐसी वर्कशॉप होती है, जो भी ऐसे सेमिनार्स होते हैं, जो भी ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें सब में शामिल होने चाहिए बीच बीच में ये लोग। अब और नीति निर्धारण में भी छोटे स्तर के कार्मिकों को शामिल करना चाहिए, चाहे उसके लेबर यूनियन के नेता को या ट्रेड यूनियन के नेता को ही क्यों न शामिल करें हम। साथ में परिणामों का मापन जो है, नैतिकता का मापन कठिन है, फिर भी व्यावसायिक संगठनों को कुछ मानक स्थापित कर प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए। देखते रहना चाहिए हर महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, कि हमने जो नियम बनाए हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं, उनका पालन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब इसमें बिजनेस एथिक्स में डूज क्या है, हमने डूज एंड डोंट्स प्रशासक के पढ़े थे, अब बिजनेस के डूज एंड डोंट्स पढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। कारण क्या है कि आप जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में,
लेकिन आपको बिजनेस के डूज एंड डोंट्स पता होंगे, बिजनेस एथिक्स का पता होगा, तो आप बेहतर ढंग से प्रशासन कर पाएंगे। आपको नियम, नीतियां, कार्यक्रम किस प्रकार से बिजनेस सेक्टर्स में चलानी है, इम्प्लीमेंट करनी है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि व्यावसायिक संगठनों में यदि हम एथिक्स लाना चाहते हैं तो हमें ये कार्य करने चाहिए। पहले तो करों का नियमित भुगतान किया जाना चाहिए, बोलो रेगुलर पेमेंट होना चाहिए। अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य अदा करें, नियमित भुगतान करें। दूसरा, ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए उचित लेबलिंग करें। लेबलिंग, जो लेबल आप देते हैं, जब आप पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग लगाई जाती है, तो लेबलिंग आपकी पूरी होनी चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए उसमें। कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे तथा उचित रूप से मुआवजा दे। यदि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के आ गए हो, आपका दायित्व होता है कि कंपनसेशन दे उसको। तीसरा है हमारा, अ, अधिकृत सरकारी एजेंसियों और संगठनों को सटीक और सही दस्तावेज उपलब्ध कराएं। जब भी कोई आपके पास में गवर्नमेंट एजेंसीज आए तो उनके बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराएं, उनको बताएं कि साहब ये चीज़ें देख लीजिए, जैसा भी है, अब हो गई तो हो गई, ये चीज़ें आइंदा ध्यान रखेंगे। आप हमें सजेशंस दे जाइए। अब कोई भी अफसर, जब आप कहेंगे कि साहब ये गलती हो गई हमसे, आइंदा हम जब भी आप आएंगे तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे इसको, और आइंदा आपको ये चीज़ों में नहीं आएंगे। और भी कोई हो तो आप सजेशंस दे दीजिए, कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। तब हम जाते हैं कई दफ़ा, हम तो देखो डेवलपमेंट एजेंसी है, एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। हर आदमी एनफोर्समेंट बनना चाहता है, आप भी एनफोर्समेंट के लिए आए हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आए हो, दो चीज़ के लिए आए हो। हम तीसरे कैटेगरी के हैं, डेवलपमेंट वाले। तो पहले तो हम एनफोर्समेंट थे 91 से पहले, तो लोगों का तो वही हो रहा है हमारा, अरे ये आ गया, ये तो कुछ ना कुछ करेगा करेगा। तो हम कहते हैं कि जी जी साहब कोई सुझाव दे दो, अरे साहब कोई गलती हो गई मैं कर लूंगा, क्या हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है ये चीज़ों का, हम नहीं करेंगे ये, वो दूसरा आएगा तो वो करेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक दो बार हम किसी उसमें गए, फैक्ट्रियों में विजिट करने, तो चले गए तो हमारे ड्राइवर जो बाहर खड़ा था, तो वो गार्ड वाड़ा, आज तो सेठ जी लुट गए हो, आज तो गए हो सेठ जी कामसू। मतलब सरकारी गाड़ी जाने का मतलब ये होता है लुटना। आज तो नीचे आ गया, सीधे सेठ जी नीचे आ गए, मतलब ये हमारी पहचान है, ये आइडेंटिटी है। जो ड्राइवर ने बताया कि साहब ये चीज़ें, और उस ड्राइवर ने ये भी कहा कि नहीं साहब ये चीज़ें कुछ नहीं होगा, बल्कि चाय भी नहीं पी के आएंगे, आप तो लुटने के बाद, "हाँ जी साहब सभी ऐसे ही कहते हैं, आज तो गया सीधा एक एक के नीचे आ जाएगा कम से कम, ये तो कम से कम मान के चलो। हाँ ठाकुर तो गियो कामसू, तो मतलब मालिक तो गियो कामसू, आज की मजदूरी तो हो गई। मतलब ये हमारी औकात है, ये हमारे क्रेडिबिलिटी है सरकार की। जो सरकार की कोई गाड़ी भी जाती है तो उस पे ये ठप्पा लगाया जाता है, तो लानत है ऐसे व्यवसाय पर, ऐसे कामकाज पर जो पे लानत लगा वो ये चीजें व्यवस्थाएं करती हो। इसके लिए हमने इतनी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी थोड़ी की थी। सोचते होंगे ना कि हमने इसके लिए थोड़ी की थी कि लोग कहें कि ये चीजें हैं, कल पीछे से गाली निकाले, अरे साहब आप तो भगवान हो, सामने तो कहीं भगवान हो और पीछे से गाली में लग साला चोर आ गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ें बिजनेस एथिक्स के डोंट्स क्या क्या हैं इसमें देखना कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनुचित उत्पादन प्रथाओं, जैसे मिलावटी सामान न बेचे, ध्यान रखिएगा। हमने फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बना रखा है, तब भी लोग मिलावटी सामान बेचते हैं। यह ध्यान रखिएगा यदि आप मिलावटी सामान बेच रहे हैं तो आप भी उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि जो मिलावटी सामान आप फास्ट फूड बनाते हैं, फास्ट फूड में बेच रहे हैं, तो आपके बच्चों पे तो ध्यान ही नहीं था कि क्या सोचते हैं कि बच्चों को पता नहीं है हमारे, और आप बच्चे आपके ही किसी उसमें खाने चले गए और पता लगा कि उसमें फूड अडल्ट्रेशन ज़्यादा था, तो निपट गए, चलो खुद गए निपट गए। ऐसा होता है। आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं, अब मेरे क्या फर्क पड़ेगा। उस दौरान ऐसा हुआ कि बाहर ही नहीं निकल पाए, मजदूर तो मर ही रहे थे, आप भी मर गए, फिर क्या होगा। हाँ ऐसी स्थिति, जहरीली गैस इतनी फैली, हाँ भी निपट लिया। हाँ ये चीजें हो गई।
कंपनी के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को धोखा देने से बचें। मतलब आप ऐसे विज्ञापन न करें जिससे किसी कंपनी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट और पता लगे कि हम तो ठगे गए हैं, धोखा हुआ है हमारे साथ, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है हमारे साथ में। ये चीज़ें नहीं हो। कंपनी के धन के दुरुपयोग से बचें। हम क्या सोचते हैं, अरे कंपनी का ही तो पैसा है, लास्ट ये भी चीज़ें मिस यूज करते हैं, हमने ये भी देखा है। हमने ये जाना कि केवल हम पे ही आक्षेप नहीं लगते, केवल हम ही चोर नहीं कहलाते, ये महाचोर होते हैं कंपनी के भी, हमने ये भी जाना है। हमने ये भी जाना है कि हम ही चोर नहीं कहलाते, ये सबसे बड़े महाचोर होते हैं जो यहाँ काम करते हैं। कि यहाँ पे एथिक्स नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन पाया जाता है, ये जाना है हमने तो। ये स्थितियां होती है कि यहाँ मान लीजिए सरकार के नाम से, हमारे नाम से लोग लाख रुपया लिया जिस व्यक्ति ने, और वो 50,000 तक सप्लाई करेगा और 50,000 खुद खा जाएगा, तो इसको मतलब बताइए कितना ज्यादा धोखा है यहाँ पे, कितनी बड़ी चीटिंग की जाती है उनके साथ में। दूसरा है कि काला बाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी का सहारा न ले। ये ना दे के नहीं जी मेरा तो जब हो जाएगा ना, डिमांड बढ़ेगी तब करूंगा मैं, बेचिए जो भी चीजें चल रही है चलाइए। जिस भी यूनिट कॉस्ट आई है, आपने यूनिट कॉस्ट के बाद में जो आपने सेल का जो प्राइस रखा है उसको बेचिए, सेलिंग प्राइस जो भी रखे। हाँ, कैसा? उसने बोला है ये बात? है? फिर भी 61 आई? कौन सी कैटेगरी में था? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हमें तो इन चीजों पे ज्यादा नहीं। वहां भी एथिक्स होनी चाहिए ना, आप कहते हैं कि आयोग में एथिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए, बताइए। तो कह रहा है तो सच्चाई है ही। संविधान वेदता, हमारे जो संविधान वेदता हैं, वो इसको स्वतंत्र निकाय बना के गए थे, आयोग को, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो। और स्वतंत्र इसलिए बना के गए थे कि आप किसी भी दबाव में रहकर काम न करें, और आप हमारे देश के लिए एक अच्छे सेवक, लोक सेवक बनते करें। अब बात यह कि वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी जेल जाएगा, उसने दिया ही क्यों? वो गलत कर रहा है, वो तो सोच रहा है पकड़ा नहीं जाए। उसने एक्सेप्ट किया है कि साहब मैंने दिए हैं, तो रिश्वत देने वाला भी तो दोषी होता है उतना ही। वो खुद भी जेल जाएगा, उसको सोच रहा है कि मैं 61वीं रैंक ले आया, मैंने 100 पैसे दे दिए। सॉरी, ये रैंक नहीं आनी चाहिए। बाकी ये चीजें हो गई कि आपने आ, ये बोला है तो दोनों ही दोषी हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी वो निकलेगी सारी लिस्ट है। अब बच्चे होते हैं ना आजकल के, तो बच्चे ही तो हैं, ये जो आप बच्चे ही तो। कोई कोई जरूरत नहीं पड़े, कोई जरूरत नहीं पड़े, यहाँ सिस्टम एक ही। बिल्कुल। देखिए मैं ये मानता हूँ कि जरूरत कहीं नहीं पड़ती, हम जरूरत करवाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ क्या दे देगा वो, आपके मेंस में तो नंबर बढ़ाएगा नहीं, आपको इंटरव्यू में नंबर देगा। इंटरव्यू में 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, हम कोशिश करें ना कि अच्छे रैंक लेकर आए। सब चीज़ें होती है, ये लोगों की सोच है, जिनके पास पैसा होता है वो देता है। मैंने ये भी जाना है। अब ये हमसे किसी ने पूछा था कि उस समय जब हम थे तो कि साहब वो जानकार है, तो हमसे भी ये हुआ था कि 10 1 लाख में आपका काम हो जाएगा उस दौरान। तो मैंने कहा कि 10 1 लाख तो मुझे दे दीजिए, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर लूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, यदि है तो क्या करोगे आप? तो वो चीजें नहीं है चलते। और ये एक ऐसे ही चलता है सिस्टम, और ऐसे लोग जो पैसे लेने वाले होते हैं वहां तक पहुंचते भी नहीं है। बस बस इतना ही होता है, इतना ही। खूब मिलते हैं नंबर, जो योग्य होता है उसको नंबर मिलते हैं, जो योग्य नहीं होता उसको नंबर नहीं मिलते। मैं तो इतना सा जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। इसलिए योग्य बनिए, फिर इच्छा कीजिए। तो योग्यता है तो कोई आपको आपकी योग्यता के साथ में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी योग्यता के साथ में चीटिंग नहीं करेगा वो। सोना तो हर जगह दिखेगा।
यदि आप सोने जैसे खरे हो तो। इस बात को समझो। और आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तब भी सोने जैसे खरे नहीं बने तो कब बनेंगे? नहीं, कब बनेंगे सोने जैसे खरे? हाँ। प्रतियोगियों के साथ गोपनीय व्यावसायिक जानकारी साझा करने से बचे। ध्यान रखिएगा, ये मून लाइटिंग होती है। ये मून लाइटिंग है। एथिक्स में मून लाइटिंग होती है। तो मून लाइटिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई प्रतिस्पर्धी है, उसकी आपने गोपनीय जानकारी दे दी, तो गोपनीय जानकारी से आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाकर वो दूसरे ने ज्यादा बढ़ा लिया, तो ऐसी मून लाइटिंग करने से बचे। अब गलत साधनों का उपयोग करके प्रतियोगियों की सद्भावना तथा प्रतिष्ठा को नष्ट करने से बचे। मतलब ये ऐसा काम नहीं करे कि आपकी प्रतिस्पर्धा जो दूसरा है, दूसरा आपका प्रतिस्पर्धी है, उसके खिलाफ गालियां निकालने लग जाए। ऐसा कामकाज नहीं होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाना चाहिए। ये डोंट्स है इसमें। अब निष्कर्षतः हम कंक्लूडली ये करें कि बिजनेस एथिक्स वर्तमान कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए आवश्यक है और एक समानांतर सरकार का रूप धारण करती जा रही है। मतलब पैरेलल गवर्नमेंट बन रही है। और साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर जहां व्यवसाय करते हैं वहां के संसाधनों का उपयोग करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि वो उनके सामाजिक दायित्वों में भी मेहनती भूमिका अदा करें। बेसिकली कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात है। क्या होती है कॉरपोरेट गवर्नेंस, बताइए। कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप कॉरपोरेट गवर्नेंस में? बताइए। 15 शब्दों में आपसे पूछे कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, तो बताइए क्या करेंगे? ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी वस्तुएं और सेवाओं की अदायगी, वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी सरकार की तरह सरकार की तरह किसी निजी संगठन द्वारा सामाजिक हित में प्रदान किया जाए। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस है। कि मतलब किसी, मतलब एक सरकार जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, वैसी व्यवस्था यदि कोई सरकार में कॉरपोरेट घराना कराने लग जाए तो कॉरपोरेट गवर्नेंस है। अब कैसे कर रहे हैं ये? जैसे कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो ये हो गई। सीएसआर में तो हम क्या करने के लाभ के लिए के, लेकिन लाभ से पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज हम उपलब्ध करवा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वालिटी है। आज देखिए कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे आटे का, उस आटे के ब्रांड पर आक्षेप भी लगाए गए किसी प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी द्वारा। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सांच को आंच नहीं, ऐसी कहावत सिद्ध हुई। वजह ये थी कि आप अपनी गुड्स अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये भी तो एक समाज सेवा है, समाज हित है। और समाज हित के साथ में आप गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो एनएफएससी की सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा, वो देने की जरूरत है। हाँ। ये देखिए कौन सी नहीं होती, बाकी सब होती है। कौन सी नहीं होती, बाकी सब होती है। 80% लोग, 75% लोग तो रूरल एरियाज में, और 50% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में कवर्ड है। अब आप समझिए कि जो नौकरी, सरकारी नौकरी पेशा, एमएलएज, एमपी, जो इनकम टैक्स पेयर्स, चाहे बिजनेसमैन हो, इसके अलावा सारे एनएफएसए के दायरे में हैं। समझ गए? 3 लोग दायरे में नहीं है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी, जो एमपी एमएलएज मंत्री जो राजनीतिज्ञ हैं। तीसरा जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो बिजनेस सेक्टर्स के हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इनकम टैक्स देते हैं। इसके अलावा सारे के सारे लोग एनएफएसए में। हाँ। कवर जितने हो सकते हैं उतने तो होते ही हैं, जो पुराना था। बाकी वास्तव में गरीब है तो वो अपना आवेदन कर दे, फिर उसको हटाया जाता है। यदि ज़्यादा हो गए तो उसको हटाया जाएगा, फिर उसको लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं चलती है, वो तो हो चुके हैं और वही रहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश के।
जो एक बार आ गया तो वो जाना ही नहीं चाहता वहां से। कई तो कहते हैं अरे साहब हमारा छोरा की नौकरी लग जाओगे, यूँ कहते हैं हमारा छोरा की नौकरी लग जाओगे तो हमको तो राशन मिल वो भी बंद हो जाओगे। ऐसी कहावतें हैं, मतलब सरकारी नौकरी को प्राथमिकता नहीं देते लोग एनएफएसए के राशन के चक्कर में। वो सब एनएफएसए के रूप में, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना एनएफएसए का एक रूप है। तो ये यदि आप सेवाएं दें, आपने देखा होगा सर्विसेज की गुणवत्ता इनकी सर्विसेज तो इतनी शानदार होती है कॉरपोरेशन के। हम इनकी सर्विसेज की वो करने लगे हैं, अनुपालना करने लगे हैं, उनकी जैसा बनने का प्रयास करने लगे हैं, क्वालिटेटिव सर्विसेज देने की बात कर रहे हैं हम, जो कभी नहीं आएगी शायद। ये लोग आप देखिए, आप जाएंगे अरे सर आइए, पहले तो जाते ही पानी पिलाएंगे, पानी पिलाने के बाद सर चाय लेंगे क्या कॉफी लेंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस में गए हैं किसी में, आपको चाय या कॉफी पिलाएंगे, पिला दिया, फिर सर क्या हेल्प कर सकते हैं, तो ये चीज़ें कर दी, अरे ये तो मैं लेके नहीं आया, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है आप व्हाट्सएप मंगवाइए, मैं भी फोटो कॉपी करवा देता हूँ, मैं भी आपकी फोटो कॉपी करा देता हूँ, है ना। तो फोटो कॉपी करा दिया, अरे ये तो मेरे वाइफ के नाम पे था, उसको तो मैं लेके नहीं आया, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कहें तो ये चीज़ें कोई नहीं, कल ले आना, या जैसा भी आज मैं ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करता हूँ, जब वो कल आएंगी मैडम तो साइन कर जाएंगे, तो मैं आपके हाथों हाथ ही आपके खाते में ये ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं तो थी प्राइवेट सेक्टर की। अब सरकारी सेक्टर की व्यवस्थाएं देखिए। सरकारी सेक्टर में आया कि साहब वो फलाने अफसर कहाँ मिलेंगे, क्या काम है, क्यों आए हो, आ गए सुबह सुबह, यही काम है क्या, मुझे क्या पता कहाँ मिलेगा, ये बात हो गई। फिर दूसरा के साहब सुबह से पानी नहीं पिया, पानी की व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारे लिए हमने पानी का इंतजाम कर रखा है यहाँ, यही काम है हमारे पास में, तुमको पानी पिलाएंगे हम। हाँ, ये बाहर टंकी लगी होगी, तब एक फोटो कॉपी करनी है, ये कहा कि ये फोटो कॉपी दे जाए तो ये चीजें हो जाए, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो है फोटो कॉपी की दुकान, आप ही कर दो ना फोटो। अच्छा यही काम है क्या, फोटो कॉपी करेंगे हम, ऐसे करने लगे तो दुनिया ही फोटो कॉपी करा ले जाएगी। तो ये हाल है लोगों के। और कहीं आपके पास कोई व्यक्ति आएगा, अच्छा क्यों आए हो, क्या काम है, इसीलिए बैठे हैं क्या, साहब मैं एक लोन लेना चाहता हूँ। हाँ, तो ये व्यवस्थाएं बनती है आपकी। अब सोचिए कि क्या आप कॉरपोरेट गवर्नेंस बेटर है कि आपका गुड गवर्नेंस बेटर है, जो सरकार का, सरकार गुड गवर्नेंस दे रही है, कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात कर रही है। ये गुड गवर्नेंस सब बेकार है। जब तक आप अपने कार्मिकों को एक सही एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और अप्रोच के साथ डेवलप नहीं करेंगे, सब बेकार की स्थिति हो जाएगी, और ये सब बेमानी होगी। तो तीन चीजें कॉरपोरेट गवर्नेंस में, तीन चीजें आती है, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देते हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, दूसरा समाज हित में सीएसआर सेवाएं देते हैं, ये आपको होनी चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस ये है, और इस तरीके से कामकाज करती है, और आपको कैसे काम करना है, कंपनी एक्ट में ये व्यवस्थाएं हैं। ये तो था हमारा आज का बिजनेस एथिक्स के संबंध में। अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ के बारे में।